नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से ऐलान किया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तब से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के हमले राहुल गांधी पर बढ़ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 4 और 5 अगस्त को बेंगलुरु में वो इन सबूतों का खुलासा करेंगे। खासकर कल 4 अगस्त को राहुल गांधी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन सबूतों का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चुनावों में और खासकर लोकसभा चुनाव में और उसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की गुंजाइश वहां दिखी और चुनाव आयोग ने इस धांधली को अंजाम तक पहुंचाया है। राहुल गांधी इसके पुख्ता सबूत कल पेश करने वाले हैं बेंगलुरु में, और 5 अगस्त को बेंगलुरु में ही वहां एक प्रोटेस्ट में भी शामिल होंगे राहुल गांधी, और जिसके बाद सबकी पोल खुल जाएगी। राहुल गांधी के इस दावे के बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी 12 जून की एक चिट्ठी कल पब्लिक कर दी। फिर से 12 जून को एक्चुअली दरअसल हुआ यह था कि राहुल गांधी ने एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा, और उस अखबार के आर्टिकल के बाद से जब चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी ने जो डिमांड की है या राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उस पर चुनाव आयोग आखिर क्यों कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी से चर्चा के लिए उसमें उस चिट्ठी में कहा है कि राहुल गांधी चर्चा के लिए आए। यानी कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने 12 तारीख को 12 जून की लिखी चिट्ठी में चर्चा के लिए बुलाया था। इस चिट्ठी को दिखाकर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम राहुल गांधी को बुलाते हैं लेकिन वो आते ही नहीं है। कल इस चिट्ठी के बारे में हमने इसी कार्यक्रम में जिक्र किया था, और वो चिट्ठी और उस बारे में चुनाव आयोग ने इसी कार्यक्रम के दौरान ही अपनी बात रखी थी। हालांकि चुनाव आयोग ये नहीं बताता है कि केवल राहुल गांधी से मुलाकात करने से क्या होगा। असल सवाल तो उन आपत्तियों का है जो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद उठाई हैं, या SIR को यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो दावे किए गए हैं उस पर आपत्ति है। क्या चुनाव आयोग उन आपत्तियों का भी जवाब देगा, यह भी उसे बताना होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से भी ब्लेम गेम चल रहा है। इधर राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे से ठीक पहले अब वहां विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चलवाडी नारायण स्वामी ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे हैं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में मिली हार, कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप, नेहरू का PM बनना, आपातकाल, कर्नाटक कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़, इन सब से जुड़े हुए सवाल हैं। अब सोच लीजिए आप कि इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो वर्तमान के सवाल हो। तमाम सवाल यानी कब से लेकर कब तक, उसमें नेहरू जरूर आने चाहिए, नेहरू आ गए, अंबेडकर आ गए, सब आ गए। एक दिलचस्प सवाल यह भी है इसमें कि अगर जैसा आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी धोखाधड़ी से सत्ता में आए हैं, तो क्या आप संसद में विपक्ष के नेता के रूप में बैठ भी पाते? यानी यहां बीजेपी मान रही है कि मोदी धोखाधड़ी से सत्ता में आए और वो राहुल गांधी को कुर्सी जाने का डर दिखा रही है। नारायण स्वामी ने जो 13 सवाल पूछे हैं उनमें केवल एक यही सवाल है जिसमें चुनावी धोखाधड़ी का जिक्र है, बाकी सब घिसे पिटे सवाल हैं, वैसे ही आरोप है जो अक्सर बीजेपी लगाती आई है। नारायण स्वामी को आगे कर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर्नाटक में शुरू कर दी है, और खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी भी 5 तारीख को कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है। यानी 2 प्रोटेस्ट कर्नाटक में लोग देखने जा रहे हैं। 2 अहम पार्टियों का आमना सामना होगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी होगी और दूसरी तरफ बीजेपी होगी। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि बीजेपी इस समय बुरी तरह से घिरी हुई है। लेकिन जब यह मामला आया है और राहुल गांधी ने आखिर क्या कह दिया कि इतनी तिलमिला गई है भाजपा। राहुल गांधी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है संसद परिसर की, पार्लियामेंट की, और वहां पर राहुल गांधी ने जब पत्रकारों से चर्चा की थी, बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास एटम बम है जिसको बनाने में 6 महीने का समय लगा, अब इसका विस्फोट करने जा रहा हूं मैं बेंगलुरु में। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी। आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन यहां पर यह जरूरी है सुनना, क्योंकि यहां से आज नहीं बल्कि कल और परसों 2 दिन लगातार चुनाव आयोग पे जो हमले होंगे और वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, सब कुछ, सबका सूत्रधार और सबकी जड़ जो है वो यही बयान है। जरा सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं।
ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हैं, रिटायर्ड हैं, जो कुछ भी हैं, हम छोड़ेंगे। ओपन एंड शट है, ये कह रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी। और ये बम जब हम छोड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज कि आप भले रिटायर्ड क्यों ना हो गए हों, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बात यहां राहुल गांधी जब चुनाव आयोग की कर रहे हैं, तो चुनाव की ही बात, चुनाव आयोग की ही बात उधर बिहार में भी हो रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने अचानक आनन फानन में एसआईआर की घोषणा कर दी। और एसआईआर के लिए, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल के लिए, मतदाता सूची के नए मूल्यांकन के लिए, जब पुनरीक्षण के लिए जब यह काम शुरुआत इसकी हुई, तो मात्र 30 दिनों का समय दिया गया। 24 जून को नोटिफिकेशन आता है, 25 जून से यह काम, इसकी शुरुआत होती है, और 25 जुलाई को यह खत्म हो जाता है। 1 अगस्त को नया ड्राफ्टेड लिस्ट जो है, नई सूची तैयार हो जाती है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। अब बिहार में भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अपने दावे पर अड़ा है कि सब सही हो रहा है, जबकि बहुत सारी बातें आ गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं, तीसरी सुनवाई जो है 12 और 13 अगस्त को होनी है। और लेकिन यहां पर कल से, जब से परसों 1 तारीख को जब ड्राफ्टेड लिस्ट आई है, उसके बाद से तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बढ़ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि मेरे एपिक नंबर पर मेरा ही कार्ड बना हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव पर अब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। इसलिए सख्ती दिखाई है क्योंकि वहां के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम तो ऑलरेडी है, अब तेजस्वी यादव के पास 2-2 एपिक नंबर कैसे आ गया, यह सवाल, और इसको सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग ने अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक, यहां पर आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, 2 एपिक नंबर है, यानी वोटर आईडी कार्ड है, उसमें दोनों नंबर देख लीजिए, एक RAB 0456228 और दूसरा है RAB 2916120। ये 2 एपिक कार्ड मौजूद हैं, यानी तेजस्वी यादव के नाम पर 2 कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड। तेजस्वी यादव ने हाल ही में दावा किया था कि उनके पास जो एपिक नंबर है, जो उसे डालने पर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं दिखता है। बीजेपी ने लिस्ट में तेजस्वी का नाम दिखाया है, और दूसरा एपिक नंबर भी है। आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, दोबारा आपको बता रहा हूं कि यहां पे 2 एपिक नंबर है। इनमें से पहला नंबर जो है, ये जो लास्ट में जिसमें 228 लिखा हुआ है, ये पहला नंबर, ये नंबर 2020 के जो चुनाव लड़े थे तेजस्वी यादव और 2015 की जो मतदाता सूची है, इन दोनों में ये नंबर लिखा हुआ है, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन हो गया है। अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग को यहां पर संदेह है, आशंका है कि दूसरा नंबर फर्जी हो सकता है, इसके लिए वो तेजस्वी से जवाब चाहता है।
जबकि तेजस्वी यादव भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास आखिर मेरे नाम पर आखिर 2 एपिक नंबर कहां से आए हैं। सवाल यह भी है कि जब तेजस्वी यादव के पास 2-2 कार्ड हो सकते हैं तो क्या बिहार में और भी लोगों के पास नहीं होंगे? क्या चुनाव आयोग दावे के साथ कह सकता है कि सारे फर्जी एपिक नंबर लिस्ट से हट गए हैं? और बिहार में एसआईआर का हंगामा थम नहीं रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। इस मसले पे और उसके अलावा एपिक, एसआईआर, इन सब के मसले पे क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आइए जरा उनको सुन लेते हैं। कल जो हमने सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है। जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आपने क्या तरीका अपनाया है उस तरीका को बता दीजिए। बिहार में एसआईआर पर हंगामा थम नहीं रहा, यह साफ दिखाई दे रहा है। और अब जरा पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की कवायद अब शुरू हो गई है। आधिकारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि वहां एसआईआर पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है। और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने शुक्रवार को, यानी परसों, जो बीता हुआ जो परसों है, परसों शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों को खत लिखकर अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स की लिस्ट को जल्द से जल्द भेजने को कहा है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके पश्चिम बंगाल में। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो पलटी मारकर बीजेपी में जा चुके हैं और वहां संसद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और वही शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही दावा किया है कि 1 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में हैं। पहले से दावा कर दिया 1 करोड़ घुसपैठिए हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। चलिए, बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आज की तारीख में जो कहेंगे वही सही, दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात। इधर तमिलनाडु में 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में डालने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। इस पर डीएमके समेत कई राजनीतिक दलों ने विरोध जताया है कि यह द्रविड़ अस्मिता के खिलाफ है और उसके द्रविड़ अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। तो दक्षिण में जो चल रहा है वो आप देख लीजिए। कुल मिलाकर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ माहौल बन रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जब कर्नाटक में सबूत पेश करेंगे तब क्या सियासी माहौल बनता है, और मोदी क्या इस आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या इस बार आपदा में अवसर बनेगा या कुर्सी छूटेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन की चालाकी पर राहुल और तेजस्वी का नया खुलासा क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और बेंगलुरु से लेकर तमिलनाडु तक और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक आखिर क्यों हंगामा मचा हुआ है एसआईआर को लेकर या चुनाव वोटर आईडी कार्ड को लेकर। वोट देने का अधिकार और यहीं से लोकतंत्र बचाने का अधिकार, यहीं से अपनी सरकार चुनने का अधिकार। और अगर पार्टियां कुछ भी कर लें, जनता अगर सामने आ जाती है तो अपनी सरकार चुन के रखती है। सब कुछ जनता के ऊपर है, यानी आप और हम जो वोट देने जाते हैं, हमारे आपके ऊपर है कि सरकार अब की बार किसकी बनेगी। कितना भी नरेंद्र मोदी नारा लगा दें कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप साहब उस समय 2019 में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए थे, आपको याद होगा 2020 में। लेकिन क्या, क्योंकि वहां फेयर इलेक्शन की बात होती रही है। हम अपने यहां से तो ज्यादा फेयर इलेक्शन हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यानी यूएस में हम मान सकते हैं। क्या अपने यहां भी फेयर इलेक्शन होगा? आप वोट दे के आइए कहीं और किसी और के खाते में अगर आपका वोट जाएगा तो इसे कहते हैं वोटों की चोरी, यानी चुनाव में डकैती डालना, डाका डालना, जो राहुल गांधी कह रहे हैं
कि चुनावों की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग ये चोरी करवा रहा है। क्या राहुल गांधी अपने कथनों पर सही निकलेंगे? कल जब वो खुलासा करेंगे तो क्या उन तमाम सबूतों के साथ पेश होंगे जनता के बीच, मीडिया के बीच? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस खुलासे के साथ किधर जाएगा चुनाव आयोग? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से। बिहार चलते हैं, बिहार में फराज शाकिब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल जी आपका स्वागत है। प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में दिख नहीं रहे हैं लेकिन हमारे साथी, वरिष्ठ साथी अब आ गए, जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, तीनों दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले फराज शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं। शाकिब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो बीच बीच में स्टिल हो जा रहा है। हाँ आ गए शाकिब जी, आवाज आ रही है मेरी? शाकिब जी आपका जी, आप दोबारा जुड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर दोबारा जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। डिस्कनेक्ट हो गए, चलिए कोई बात नहीं। प्रशांत टंडन जी आपसे शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम इधर। दिल्ली के हमारे 3 साथी और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों से, बिहार और बंगाल से, और जिसकी चर्चा कर रहा हूं यहां पे। प्रशांत जी, सब कुछ रख चुका हूं और कल राहुल गांधी खुलासा करने जा रहे हैं। परसों प्रोटेस्ट है, बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ। गेम मजेदार है। जी। तो सबकी निगाहें राहुल गांधी पर है कि वो क्या खुलासा करते हैं, वो कितना कन्विंसिंग होता है। लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं वो काफ़ी कन्विंसिंग है। और हम लोग पिछले कई इलेक्शन में देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। मैं राहुल गांधी पर आऊं, और हम लोगों ने कई प्रोग्राम में हर इलेक्शन में उसकी डेटा एनालिसिस की है, किस तरीके से वोटर बढ़ते हैं, किस तरीके से वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, किस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में हुआ। ये हम लोग समय समय पर चर्चा लगातार करते रहे, उस वक्त भी करते रहे जब ये डेटा आ रहा था। और इलेक्शन कमीशन की कारगुजारियों पे, उनके तरीकों पे सवाल तो थे। ये सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही जो है वो निष्पक्ष नहीं है। बहुत साफ दिख रहा था इलेक्शन कमीशन का रवैया। और एक बहुत साफ जो पैरामीटर है जिसमें आप इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को आंकेंगे, लेकिन डेटा तो हमको दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जो सामने आता वो दिखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे अप्लाई करता है, उससे दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन का रुझान जो है वो सत्ताधारी पक्ष की तरफ है। आप देखिए कि कोई भी एक मामूली बात भी अगर कह देंगे तो तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को तमाम को चिट्ठियां चली जाएंगी, शो कॉज नोटिस चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, झारखंड के इलेक्शन के दौरान बहुत साफ साफ समाज को बांटने वाला, धर्म का इस्तेमाल करने वाले बातें कही, और इलेक्शन कमीशन पे उस पर कभी भी संज्ञान नहीं लिया तो बहुत औपचारिक उन्होंने जेपी नड्डा से सवाल पूछा। तो इससे पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा व्यवहार कर रहा है। और किस तरीके का कम्युनिकेशन राजीव कुमार करते रहे, किस तरीके का कम्युनिकेशन ये जो मौजूदा ज्ञानेश कुमार हैं ये कर रहे हैं। एक नया चीज ले आए, मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देते हैं जी। ये संवैधानिक संस्था का काम है। देखिए, विपक्ष को जो एक बात बहुत गंभीरता से समझनी है वो ये है कि एक सिस्टम ने ये तय कर लिया है बिहार में कम से कम कि वो सामाजिक न्याय की शक्तियों को सत्ता में नहीं आने देंगे, महागठबंधन को सत्ता में नहीं आने देंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है।
और इसलिए ये सारा जो है स्पेशल रिवीजन हो रहा है। कोई आवश्यकता इसकी नहीं थी, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। 2002 और 2003 में भी कैसे हुआ था रिवीजन, वो भी हमने डिस्कस किया कि उसको 2 साल लगे थे, और वो भी विधानसभा इलेक्शन के 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था। 2003 में वो कंप्लीट हो गया, तो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2005 में। तो ये जो हो रहा है, अब इसमें जो क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये तय कर लिया है, देखिए अभी जो डेटा एनालिसिस की हो रही है तमाम जगह पे, तो कुल मिला के जिनको आप 65 लाख कह रहे हैं जो मतदाता सूची में नहीं है अब जी, 22 लाख को दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग की वो दुनिया में ही नहीं है, उसकी सच्चाई इलेक्शन कमीशन जाने, हम लोग नहीं वेरीफाई कर सकते। लेकिन 8.3%, 8.3% लोग मतदाता सूची के बाहर हो गए फिलहाल, और भी बढ़ेंगे, ये हो सकता है। अब इसमें से 38 में से 15 वो जिले हैं जो महागठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं, जहां महागठबंधन की पार्टियां जीतती हैं, चाहे वो आरजेडी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो। वहां पे ज्यादा मतदाता कटे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जिससे कि बात बहुत साफ हो जाएगी। जैसे किशनगंज 11.82% वहां पे कटे हैं नाम, वो लोग मतदाता सूची के बाहर चले गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए कि मधेपुरा में कांटे की टक्कर होती है, 9.3% वहां पे वोट कटे हैं। उसके बाद पटना में राजीव जी 19% लगभग जो है 7.8% जो है लोग कटे हैं, क्योंकि महागठबंधन का स्ट्रांग होल्ड है। वहां पे 9 सीटें महागठबंधन जीती हैं। बहुत सा एग्जाम्पल और भी मैं दे सकता हूं कि ये डेटा एनालिसिस अब 15 जिलों की सामने आ गई है कि 38 में से 15 वो जिले हैं जहां ज्यादा नाम कटे हैं, और वो महागठबंधन के स्ट्रांग होल्ड है। तो इलेक्शन कमीशन का पूरा जो गेम प्लान है वो सामने आ रहा है। अब विपक्षी पार्टियों को ये तय करना है कि इसका क्या करें। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको फैसले करने चाहिए, वो सुझाव दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक तरफा है, एक मीडिया है जो सरकार का बाजा बजाता है। जी। तो विपक्षी पार्टियों को ये तय करना है कि वो उनकी अप्रोच क्या हो। क्या ये PIL करने से, धरने प्रदर्शन करने से, ट्विटर पे जाने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इस मामले से आप निपट सकते हैं? ये विपक्ष को सोचना है कि उसके सामने विकल्प क्या है। अगर वो इलेक्शन का बायकॉट करता, जैसे तेजस्वी ने कहा था कि हम विचार कर सकते हैं, तो अगर इलेक्शन का बायकॉट करने में विचार करते हैं तो केवल बायकॉट से काम चल जाएगा क्या? क्या बायकॉट से इतना बड़ा संदेश जाएगा कि बायकॉट के साथ कोई आंदोलन भी होगा, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम भी होंगे? ये सब विकल्प विपक्षी पार्टियों को बहुत गंभीरता से सोचने हैं। मेरा अपना जो आकलन है वो ये है कि उनको, विपक्षी पार्टियों को इस वक्त किसी भी संवैधानिक संस्था से, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। मिलने जा रहा होता तो मिल गया होता अब तक, 1 महीने से ऊपर हो गया इसको। तो विपक्षी पार्टियों को तय करना, और अप्रोच बहुत साफ है कि 38 में से 15 उन जिलों में ज्यादा बड़ी संख्या में वोट कटे हैं जहां पे महागठबंधन स्ट्रांग होल्ड में रहा है या कंटेस्ट में है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार की बात हम कर रहे हैं तो बिहार में बहुत, ये जो लिस्ट है वो किस ढंग से और सब कुछ, ये तो तय मानिए कि सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, और वो कैसे है उसके प्रमाण जो लोग बिहार में हैं वो अच्छी तरह से, और या जो इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे होंगे वो जान रहे हैं
कि किस ढंग से चुनाव आयोग कितना हद तक, कहां तक, कितनी गहराई तक चुनाव आयोग की पैठ है और मैनिपुलेट हो सकता है। आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास जरा जल्दी से। आप हैं कोलकाता में, अब पश्चिम बंगाल में भी मामला जो है एसआईआर की तरफ बढ़ रहा है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, घुसपैठिए 1 करोड़ हैं, कांग्रेस बीजेपी का कहना है, वहां पे शुभेंदु अधिकारी का कहना है 1 करोड़ घुसपैठिए हैं, सबको बांग्लादेश भेज देंगे। अब कितने घुसपैठिए यहाँ बिहार में मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 65 लाख नाम जो बिहार में काटे गए हैं, क्या वो सारे के सारे घुसपैठिए हैं? उसमें से 22 लाख तो कहा जा रहा है कि वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो बचे हुए हैं क्या वो घुसपैठिए हैं या कुछ और हैं, इन सबको भी देखना होगा। लेकिन वहाँ चलें पश्चिम बंगाल से पहले बिहार पर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि आप मूलतः बिहार के हैं। और क्या आपका नाम बिहार में है या बंगाल में है, पहले ये बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि इस पूरी प्रक्रिया में अब चूंकि सब कुछ सामने है, आपका टेक, आपकी बात। जी नमस्कार, सभी को धन्यवाद। मेरा नाम पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारा नाम है वोटर लिस्ट में। मेरे बेटे का नाम जरूर बिहार में है, एक का गांव में ही रहता है, और आप तमाम लोगों के नाम गांव में है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका नाम यहाँ पे है। यहाँ पे वो कसरत शुरू हो गई है। लेकिन जो बिहार में हो रहा है, बिहार में जब आप एसआईआर की बात कर रहे थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहे थे, या राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वोटों में धांधली की बात को बहुत पूरी ताकत के साथ उठाया है और जो कहा है कि ये एटम बम होगा, जो सबूत वो खोज के लाए हैं, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने अब तक जो भी कहा है उस बात के पीछे में उनका दृष्टिकोण जो रहा है, सबूत रहा है। और वे जब आग से खेलने की बात जब प्रियंका गांधी कर रही थी तो उनको पता है कि वे आग से खेल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिहार में लोगों को अब दिक्कत क्या हो गई है कि ये लोग इस तरह का वातावरण बना रहे हैं कि जो जहां है वहीं वोट करे, जो जहां है वो वहीं वोट क्यों करे। हम भारत के नागरिक हैं, वोटर तो हम अपने इलाके के हैं, वोटर हम कहीं के भी हो सकते हैं, हम मूव करते हुए हो सकते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता भारत की है, हमारी नागरिकता पश्चिम बंगाल की नहीं है, हमारी नागरिकता दिल्ली या तमिलनाडु की भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का विभेद ये खड़ा कर रहे हैं इसके माध्यम से, और हमारे यहाँ ये फॉल्ट लाइन्स रहे हैं, हमारे भीतरी चट्टानें टकराती रही हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन में इसे कुशलतापूर्वक प्रशासनिक ढंग से इसको मैनेज किया जाता रहा है, सांस्कृतिक ढंग से इसके शांत होने की उम्मीद की जाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसने इन तमाम फॉल्ट लाइन्स को आपस में और टकराने में, विभेद करने में और ध्रुवीकरण करने में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। संवैधानिक संस्थाओं का संदेहास्पद हो जाना इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं संदेहास्पद हो गई और कैसे आप इस बात की मांग कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्था के प्रति उसी प्रकार का आदर लोगों के मन में हो। अब ये तेजस्वी यादव के नाम पर जो 2 वोटर कार्ड आगे एपिक कार्ड दिखाया जा रहा है और उन्हीं से पूछा जा रहा है, भाई सवाल सीधा सा ये है कि वोटर कार्ड तो तेजस्वी यादव तो जारी नहीं करते हैं, ये जो संस्था जारी करती है वो बताए ना कि ये कैसे जारी हो गया। अगर गलती से हुआ है तो बताएं, चूक से हुआ है तो बताएं। अगर मान लीजिए कि इन्होंने या इनके किसी लोगों ने अप्लाई कर दिया है वोटर कार्ड के लिए अलग ढंग से, तो वो भी बताएं कि हाँ ये कहाँ से आया और कैसे हुआ। तो इसकी जवाबदेही जिसके नाम से इशू हो गया है उसके नाम से, अगर उसके साथ खुद धोखाधड़ी हुआ है, वो भीम को ही आप बोलते हैं कि आप सबूत दे आइए, तो चुनाव आयोग को ये सारी चालाकियां बहुत मुश्किल पड़ेगी। और जैसा प्रशांत सर कह रहे थे कि क्या बायकॉट की भी स्थिति बनेगी, देखिए अगर बिहार में चुनाव बायकॉट होता है या चुनाव नहीं करवाए जाते हैं या चुनाव की जो अगर स्थिति में गड़बड़ होती है तो आरजेडी जो है सो लड़ैया पार्टी है। कांग्रेस जैसी भद्रता जो कहते हैं कि हाँ ठीक है गांधी सविनय सर्वज्ञा आंदोलन नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल जो वहां पर है और जो माले है, जो दूसरी पार्टियां हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि जिनको संदेह होगा जो एनडीए के भी जो घटक दल हैं वे खामोश नहीं रहेंगे, वे सक्रिय रूप से इसका विरोध करेंगे। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जिसका इस्तेमाल कभी
सोहरावर्दी ने किया था या दूसरे लोगों ने किया था, जिन्ना ने किया था, डायरेक्ट एक्शन। जी, अगर इस तरह की लेकिन स्थितियां उधर ही बढ़ती जा रही है और बिल्कुल भेदभावपूर्ण रवैये से इसको किया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा वहां पर नहीं होगा? अब डीवाई चंद्रचूड़ ऐसे ही माहौल में कह रहे हैं, हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। क्या पूरा तूफान मचा कर रख देंगे एक साथ? तो ये भयानक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं और राजनीतिक रूप से कुछ भी हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार होना है। 7 तारीख को जो मीटिंग है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, शायद राहुल गांधी ने बुलाई है, ये मीटिंग होती है और ये 5 तारीख के बाद होती है। तो फिर उसके बहुत ही तेजी से राजनीतिक घटना चक्र घूमेंगे, हमारी नज़र उस पर होनी चाहिए। सर जी बिल्कुल। 7 तारीख की शाम राहुल गांधी ने अपने घर पर इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है और डिनर के साथ वो बैठक समाप्त होगी। लेकिन बहुत सारी बातें उस बैठक में भी होंगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। 7 तारीख यानी 4 और 5 को राहुल गांधी बेंगलुरु में, उसके बाद 6 को दिल्ली, 7 को शाम को ये कार्यक्रम राहुल गांधी अपने घर पे इंडिया ब्लॉक की उन्होंने बैठक बुलाई है। फरहाद शाकिब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिब जी, आपका एक बार फिर स्वागत। और आपका नाम है कि नहीं है उसमें, या आप भी 2-4 एपिक कार्ड बना के रखे हुए हैं? नहीं, मेरा नाम है। आवाज आ रही है राजीव भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपके पास कितने कार्ड हैं? मैं बता रहा हूं, मेरे घर में मैंने अपने परिवार में 8 इनोमिनेशन फॉर्म जमा किए थे जी। 3 लोगों का जब मैं चेक कर रहा हूं तो कह रहा है कि आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है। ये मैसेज आ रहा है, स्पैम मैसेज आ रहा है। लेकिन बाकी के 5 लोगों के साथ ये मैसेज आ रहा है कि आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है, दस्तावेज के लिए बीएलओ से संपर्क करें। जबकि मैंने 8 इनोमिनेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज दिए हैं। अब मैंने अपने बीएलओ से संपर्क किया तो मुझे मेरे बीएलओ ने कहा है कि अभी उनके पास बहुत सारे लोगों के दस्तावेज रखे हुए हैं जो उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं। अब वो दस्तावेज अपलोड करेंगे तो आपका फिर जो है वो नॉर्मली आपको शो करने लगेगा। लेकिन उससे बड़ी बात जो है, जो बिहार में जिस तरह के वोटर लिस्ट का जो है सामने मामला आया है, आप देखिए कि जो है, मैं आपको कुछ नाम पढ़ के बता दे रहा हूं। आप तमाम लोगों को मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हंसी भी आएगी और माथा पीटने का भी मन करेगा कि ये भारत का चुनाव आयोग है जो एसआईआर कराने का दावा कर रहा है। आप देखिए, निर्वाचक का नाम है शमा खातून, पिता का नाम है फादर। निर्वाचक का नाम है मोहम्मद सलमान, पिता का नाम है फादर। निर्वाचक का नाम है रेखा देवी, पति का नाम है हस्बैंड लक्ष्मीना देवी, ये पति का नाम है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, मधु कुमारी निर्वाचक का नाम है, पति का नाम है हस्बैंड। और मैं आपको बता रहा हूं, एक तो गजब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माता के नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वाह, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक तो ओरिजिनल माता है। हाँ, निर्वाचक का नाम है प्रिया। जी, निर्वाचक का नाम है, तुम्हें वो माता, तुम्हें पिता हाँ, निर्वाचक का नाम है प्रियंका राज और पिता का नाम है फादर वोटर ईद कार्ड। वो शुक्र है कि वो बकरीद मुहर्रम तक नहीं गए, वो वहां भी जा सकते थे। फादर का नाम है फादर वोटर ईद कार्ड, ये नाम है, ये इस तरह से। और आप देखिए, निर्वाचक का नाम है सनाउल्ला, पत्नी का नाम है अरविंद कुमार और लिंग में है महिला, मतलब सनाउल्ला है महिला। मतलब इस तरह का जो लिस्ट सामने आया है, और कई ऐसे नाम मैं आपको बता सकता हूं जो मेरी जानकारी में है। जिन लोगों की मृत्यु कोविड में हो गई है, उन लोगों के इनोमिनेशन फॉर्म भी उनके परिवार के लोगों ने बीएलओस को नहीं दिए हैं, उनका नाम भी आ गया है। अभी आधे घंटे पहले मेरे एक परिचित ने मुझे बताया, उनकी पत्नी का देहांत कोविड के दौरान हो गया था, उनका इनोमिनेशन फॉर्म उनके पास आया, लेकिन उन्होंने नहीं जमा किया इनोमिनेशन फॉर्म। और उन्होंने बीएलओ को कह भी दिया, बीएलओ साहब मोहल्ले के हैं, जानते भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी का नाम भी आया है लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में उनकी पत्नी का नाम भी आ गया है। हमारे बहनोई की कजन सिस्टर हैं, वो भी कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, उनका भी इनोमिनेशन फॉर्म नहीं जमा हुआ था, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है।
तो जब मृत लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर चुनाव आयोग उन 65 लाख लोगों के नाम उपलब्ध करा देगा एपिक नंबर से, तो उसमें कितने ऐसे लोग निकल जाएंगे जो जीवित होंगे और उनको मृत की कैटेगरी में डाल दिया गया होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 65 लाख लोगों के एक्सक्लूजन पर सत्ता पक्ष की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं है, एक ट्वीट नहीं है, एक बयान नहीं है। मैं नाम गिना सकता हूं आपको, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ललन सिंह, अजय आलोक, संबित पात्रा, सारे के सारे जो है वो तेजस्वी यादव के 2 एपिक कार्ड पर लगे हुए। उनको रत्ती बराबर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 65 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जिनका कोई आधार चुनाव आयोग ने नहीं बताया है, कोई वैधानिक आधार नहीं बताया है। संख्या बताई है कि 22 लाख लोग मृत हो गए, 35 लाख लोग बाहर चले गए, लेकिन उसका क्या ग्राउंड है उनके पास इस दावे का? ना ये कोई ग्राउंड बता रहे हैं, ना उन लोगों के कोई एपिक नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। आप बताइए, वो 65 लाख लोग तो सीधा सीधा सड़क पर हैं। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर वो छूट गए हैं तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर वो दोबारा अप्लाई करेंगे, दे विल बी द फर्स्ट टाइम वोटर। जो व्यक्ति जीवन में 10 बार मतदान कर चुका होगा, वो इस एसआईआर के बाद अगर दोबारा अप्लाई करेगा, वो फर्स्ट टाइम वोटर की गिनती में आएगा। अब एक नया शोषा चुनाव आयोग ने छोड़ा है। आज मैं खबर देख रहा था कि अब नया वोटर आईडी कार्ड आपको मिलेगा, उसके लिए बीएलओ को अपना हालिया फोटो आप जमा करें। मतलब बताइए, 50 रुपए की एक फोटो खींचती है राजीव भाई। इस बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन भर का 50 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं, उनके परिवार के 5 लोग हैं, वो फोटो खिंचवाने जाएंगे, 250 रुपया उनको फोटो खींचने वाला स्टूडियो वाला ले लेगा, वो जमा करना। मुझे लगता है कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए कि अब चुनाव आयोग हो सकता है कि अगले आदेश में ये कह दे कि अब आपको वोटर लिस्ट बनवाने के लिए 200-500 रुपए का शुल्क लगेगा, ताकि भाजपा के लिए चुनाव के चंदे का खर्चा निकाला जा सके। ये भी बोल सकता है चुनाव आयोग। और कमाल ये है कि जिस ढिठाई, निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ चुनाव आयोग और उसके साथ सत्ताधारी दल के जो प्रवक्ता, नेता, मंत्री, सांसद, कमाल ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई जो अब तक ज्ञानेश कुमार जी की तरफ से आज तक कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई है। लेकिन आप ललन सिंह का बयान उठा के देख लीजिए, आप सम्राट चौधरी का बयान उठा के देख लीजिए, आप विजय सिन्हा का बयान उठा के देख लीजिए, अब दूसरे दल मतलब आप शुभेंदु अधिकारी का बयान उठा के देख लीजिए, निशिकांत दुबे का बयान उठा के देख लीजिए। मतलब तू कौन मैं खामखा। भाई परेशान जिस जगह के लोग हो रहे हैं। सवाल कल भी तेजस्वी यादव ने अपने एपिक नंबर को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक बार भी उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा है कि मेरा ये है। अब स्वाभाविक है, जांच होनी चाहिए। जो एनुमरेशन फॉर्म तेजस्वी यादव को दिया गया है, वो उसी एनुमरेशन फॉर्म पे दर्ज एपिक नंबर से अपना आईडी या जो भी अपना सूची में सर्च करेंगे। आप ये देखिए कि कमाल तो ये है कि एक मकान नंबर 107 या 110 है, कोई ऐसा, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें ब्राह्मण, कायस्थ, महतो, तिवारी, शुक्ला, फातिमा, अशफाक, असलम सब है। मतलब पूरा का पूरा जेपी लोहिया का समाजवाद भी फेल हो गया है उस लिस्ट के आगे। मतलब मुझे लगता है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में भी ऐसा सामाजिक सद्भाव आपको नहीं दिखा होगा जो चुनाव आयोग ने उस लिस्ट में दिखाया है। मतलब आचार्य नरेंद्र देव के समाजवाद को भी उन्होंने फेल कर दिया है कि एक ही मकान में दलित, पिछड़े, हिंदू, मुसलमान सबको पूरा भारत रख दिया है। मतलब इसके लिए तो चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंडे को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया उस एक पन्ने के वोटर लिस्ट में। मकान नंबर 107 या मकान नंबर 108 या 10, पता नहीं जो भी है, सारे लोग हैं उसमें। लेकिन शाकिब जी ये बताइए, मकान नंबर 110 तेजस्वी यादव जी उसी में मंटू कुमार भी उसी में है। हाँ, तो तेजस्वी यादव के पास लेकिन 2 कार्ड कहां से आ गए? तेजस्वी यादव के पास 2 कार्ड कहां से हैं? तो ये तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए। चुनाव आयोग जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है तेजस्वी यादव के एपिक नंबर के साथ, उसमें उनके परिवार के क्रम संख्या से अलग, मतलब अकेले मतदाता है तेजस्वी यादव वहां पे, बाकी परिवार का क्रम संख्या अलग है। नॉर्मली फैमिली का जो सीरियल नंबर होता है वो मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ होता है, लेकिन वो एकदम से अलग है।
आप अभिषेक भाई चंपारण के रहने वाले पत्रकार हैं, अक्सर आपके चैनल पर भी आते होंगे। वो बता रहे थे कि उनके परिवार के जो बाकी एक दो लोग तो एक मकान नंबर 1 में है और बाकी के लोग जो 114 नंबर मकान में हैं। अब आप बताइए, ये SIR के बाद ये हाल है। और सबसे बड़ा सवाल राजीव भाई, उन 65 लाख लोगों का, वो 65 लाख लोग कहां गए? क्या हर महीने बिहार में 6 लाख मौतें हुई हैं? कोई महामारी है, कोविड से भी कोई बड़ी महामारी आ गई बिहार में, जो पिछले साल 2 साल के अंदर में 22 लाख लोग मर गए। और अगर वही 22 लाख मरे हुए लोगों ने नरेंद्र मोदी को भी वोट दिया है तो मोदी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए? सवाल यह है कि और आपने कैसे तय कर लिया कि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विस्थापित हो गया? मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, मैं भी दिल्ली में रहता था, अमरिंदु भैया भी जानते हैं, प्रशांत सर भी जानते हैं, लेकिन मेरा नाम निर्वाचन सूची में मुंगेर में ही था। मैंने दिल्ली में अपना नाम एनरोल नहीं कराया, मैं वोट देने के लिए घर आता था। मेरा भाई भी मेरे घर यहाँ आता है, जब चुनाव का टाइम आता है वो यहाँ के वोट देता है। हमारे बड़े भैया कहीं और सर्विस करते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में यहाँ है, वो जब वोट का टाइम आता है वो आके यहाँ वोट डालते हैं। ये मैं तय करूंगा ना कि मुझे कहां एनरोल्ड होना है। आपने कैसे तय कर लिया कि अस्थायी पलायन हो गया? कोई व्यक्ति दिल्ली में 50 वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन उसका गांव बिहार में है और वो वोट डालने बिहार आता है। वो चाहे कि नहीं मुझे हर साल वोट डालने बिहार 5 साल में जाना है, संभव है, आपके ऊपर है। प्रफुल्ल सर कोलकाता में, बंगाल में रहते हैं, लेकिन उन बिहार के रहने वाले हैं, वो उनकी मर्जी है कि वो बिहार की मतदाता सूची में रहना चाहे। वो चुनाव होगा तो आएंगे बिहार, आके वोट देंगे। ये चुनाव आयोग कैसे तय कर लेगा कि प्रफुल्ल कोलखियान कोलकाता में रहते हैं तो इनका नाम काट दो? सवाल ये है कि ये चुनाव आयोग कैसे तय कर लेगा? और अगर तय करेगा तो उसका मेरे कंसर्न से तय होगा ना, ये कि मैं चाहूंगा कि मैं दिल्ली का वोटर हूं इसलिए आप मेरा नाम काट दीजिए। तो ये स्थिति है। में आप कहीं भी वोटर हो सकते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी आप वोटर हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही जगह हो सकते हैं। आप दिल्ली में हैं तो बिहार में नहीं होंगे, बिहार में हैं तो आप बंगाल में नहीं होंगे, बंगाल में हैं तो आप तमिलनाडु में नहीं होंगे। ये है। और ये चुनाव आयोग को तय करना है कि एक नाम ऑलरेडी अगर आ गया तो दूसरा नाम ना आए। बीच में जब पश्चिम बंगाल का नाम आया था और ममता बनर्जी ने कहा था कि लगभग 8000 से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जिनके एपिक नंबर एक ही हैं, उनके रिपीटेड एपिक नंबर हैं। दूसरे राज्य में भी वही है, गुजरात के कुछ ऐसे एपिक नंबर मिले थे। तो उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था, ये खबर आई थी कि हम आधार कार्ड को उससे जोड़ देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रोसेस में चुनाव आयोग लगा हुआ था, यहां आधार कार्ड को बाहर कर दिए। अब एक सवाल है शाकिब जी, एक सवाल और है, फिर अपनी बात रखिएगा, फिर जयशंकर जी के पास आऊंगा। बिहार की राजनीति को, बिहार के भौगोलिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जयशंकर जी, उनके पास भी आता हूं। लेकिन शाकिब जी ये बताइए कि चुनाव आयोग ने अभी जो सुनवाई हुई है यहां 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि हम आधार भी ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, हमने आधार कार्ड को मना नहीं किया, लेकिन उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट चाहिए। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम तो ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं पेज नंबर 16 पे जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आधार कार्ड, आधार नंबर उसमें आप दीजिए, हालांकि उसमें ऑप्शनल है। जरा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सुनिएगा। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा है कि अगर आप लोग 15 ऐसे लोगों को ले आइए जो जिंदा हैं लेकिन जिनका नाम मृतकों की सूची में है, 22 लाख जो बता रहे हैं 65 लाख में से, उसमें से है, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। क्या ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई देती है? देखिए, एक पहला सवाल कि क्या आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, लिए गए 1 महीने के प्रोसेस में, ये बताइए जरा, क्योंकि आप न सिर्फ मुंगेर बल्कि पूरे बिहार में घूम घूम के आपने देखा है, इसलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे। दूसरी चीज कि क्या ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो जिंदा हैं लेकिन नाम मृतकों में है? जिंदा है, उनका नाम मृतकों की सूची में है, लेकिन वो सूची उपलब्ध कराए ना चुनाव आयोग। हाँ। वो सूची चुनाव आयोग उपलब्ध कहां करवा रहा है? मसला यही तो है। चुनाव आयोग इसीलिए तो वो सूची उपलब्ध नहीं करा रहा है कि जिस दिन वो एपिक नंबर और सूची उपलब्ध कराएगा, भाई मुझे आप मेरे 5 बूथ का दे दीजिए ना, मैं आपको 5 लोगों को निकाल के दे दूंगा।
मत दीजिए पूरे बिहार का। मैं मांग रहा हूं चुनाव आयोग से, आप हमको 5 ही बूथ का वोटर लिस्ट दे दीजिए, मतलब उन लोगों के नाम दे दीजिए जिनको आपने एक्सक्लूड किया है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन अस्थायी रूप से पलायन किया है, कौन मृत है, कौन जीवित है, मैं भी वेरीफाई कर लूंगा। वो सूची कहां है? असल चुनाव आयोग से सवाल यही तो है। कल भी तेजस्वी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो पूछा है कि वो सूची आप दीजिए हमको, तभी तो हम जाकर के क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। आपने एक्सक्लूड कर दिया, अब तो लोगों में भी भ्रम की स्थिति है, किन्हीं का नाम आ रहा है, किन्हीं का नाम नहीं आ रहा है। अब जिनका नाम नहीं आ रहा है वो मृत वाले कैटेगरी में गए हैं कि अस्थायी रूप से पलायन वाली कैटेगरी में गए हैं, कैसे गए हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए, उनको भी तो। और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जो दिल्ली में है ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उनको मैसेज आ रहा है कि बीएलओ से संपर्क करें। अब वो बीएलओ से संपर्क करने के लिए उसको फिर यहां आना पड़ेगा, मतलब आना तो बहरहाल होगा उसको। तो ये तमाम पेच जो है चुनाव आयोग ने इस तरह से फंसा दिए हैं, और जिस तरह से बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को शील्ड दिया जा रहा है, बिहार की जनता, बिहार की आम नागरिक के अंदर इस बात को लेकर के अब ये मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये सब कुछ इशारे पर हो रहा है, बिहार की जनता को प्रताड़ित करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस में डालने के लिए हो रहा है। और आप बताइए अभी, अब एक महीना, कल चुनाव आयोग, परसों 3 बजे चुनाव आयोग लिस्ट अपलोड करता है और कल चुनाव आयोग कहता है कि अभी तक कोई दावा आपत्ति नहीं आया है। भाई दावा आपत्ति तो तब आएगा जब आप मृतकों की सूची देंगे, पलायन किए हुए लोगों की सूची देंगे, डुप्लीकेसी वाले लोगों की सूची देंगे। 24 घंटे में इतने सारे फर्जीवाड़े तो आपके सामने आ गए कि आपने किसी का नाम, किसी का कुछ, किसी का जेंडर चेंज कर दिया, किसी का नाम चेंज कर दिया, एक मकान में 10 लोगों को रख दिया आपने। तो ये तमाम फर्जीवाड़े तो आ रहे हैं सामने में। पिता के नाम की जगह फादर फादर लिख रहे हैं, पति के नाम की जगह हस्बैंड हस्बैंड लिख रहे हैं, मर्द को मर्द की बीवी बता दे रहे हैं, मर्द का लिंग चेंज कर दे रहे हैं। ये सारे फर्जीवाड़े तो आपने दिखा दिए 24 घंटे के अंदर में, दुनिया भर के आ गए। लेकिन सवाल यही है कि वो सूची आप उपलब्ध कराएं। राजनीतिक दलों की मांग ये, तमाम विपक्षी दलों की मांग यही है। तेजस्वी यादव ने जो कल 10 सवाल उठाए हैं उसमें यही तो एक सवाल है कि आप वो सूची एपिक नंबर के साथ हमको दीजिए, बूथ वाइज दीजिए, तब जाकर के हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि चुनाव, और आप कमाल ये देखिए कि इस तमाम गड़बड़ियों के बावजूद ये 4 हफ्तों में जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हुए। अच्छा, एक सवाल और राजीव भाई, मैं आप बाकी लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे बताइए, ये मेरा अपना एक सवाल है, अभी कितने फॉर्म तो बिना दस्तावेज के जमा हुए हैं, जो सिर्फ फॉर्म अपलोड हुए हैं। अब जब दस्तावेज जमा करने की अवधि है, यानी अभी जो पीरियड चल रहा है 30 अगस्त तक, इस दौरान जो लोग दस्तावेज नहीं जमा कर पाएंगे, जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है, क्योंकि आधार को लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं निकाला है अपने ऑफिस से। रिटन नोटिफिकेशन आधार को लेकर अभी तक चुनाव आयोग का नहीं आया है, लिखित रूप से किसी बीएलओ को नहीं दिया गया है कि आप आधार एक्सेप्ट कीजिए। तो अब जो लोग उस 11 डॉक्यूमेंट, और आप कह रहे हैं कि आधार तो हम ले रहे हैं, उसके साथ एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, लेकिन बात तो वहीं पहुंच रही है कि आधार के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आवासीय दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, मैट्रिक की मार्कशीट दीजिए, वही सब तमाम दस्तावेज जो आपने 11 दस्तावेज बनाए हैं। तो अगर वो दस्तावेज हम नहीं जमा कर पाएंगे तो अभी और एक्सक्लूजन बाकी है। इसका मतलब है जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है जो लोग दस्तावेज नहीं जमा करेंगे। ये तो एक कॉमन, जयशंकर सर भी मुझे बताएंगे जब वो बोलेंगे, तो मैं चाहूंगा, ये मेरा अपना एक मानना है। और क्या मैं अगर ऐसा सोच रहा हूं तो क्या मैं गलत सोच रहा हूं? तो ये इतना झोल पैदा कर दिया है राजीव भाई कि इस एसआईआर को अंततः, अगर इस एसआईआर को नहीं रोका गया तो मुझे लगता है कि फिर जब लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। चुनाव भले ही हो जाएं, चुनाव अगर तेजस्वी यादव बहिष्कार करेंगे तो उन्होंने अपने मोहरे मैदान में खड़े कर रखे हैं, प्रशांत किशोर जैसे मोहरे, वो चुनाव लड़ लेंगे, निर्दलीयों को खड़ा करके वो चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा। राजीव जी बिल्कुल, लोकतंत्र बचाने का काम जो है वो जनता का है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कैसे बचेगा ये तो आने वाला वक्त। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, यानी चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, वो कितनी ईमानदारी के साथ चुनाव करवा रहा है।
ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में एसआईआर और उधर कर्नाटक में राहुल गांधी जो कल और परसों करने जा रहे हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मामला अब एसआईआर का मामला उधर उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है पश्चिम बंगाल में, और उधर तमिलनाडु में भी डीएमके जो है वो आंखें तरेर रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ चुनाव आयोग 6.5 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी हैं उनको वहाँ मतदान का अधिकार देने जा रहा है, यानी वोटर कार्ड उनका बनाने जा रहा है। एक तरफ आप घुसपैठिए कह के जयशंकर जी, एक तरफ आप नाम काट रहे हैं, दूसरी तरफ उधर तमिलनाडु में कुछ और कर रहे हैं। चलिए जो कर रहे हैं तमिलनाडु में, चलिए मान लिए कि ठीक कर रहे हैं, आप मान लिया आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये साबित कर दीजिए कि आप जो बिहार में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये भी साबित कर दीजिए। बिहार में आपने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, हस्बैंड और वाइफ लिख रहे हैं नाम की जगह पे, पूरा प्रमाण बता रहे हैं, दे रहे हैं यहाँ पर शाकिब जी, अभी आपने सुन लिया। जयशंकर जी, क्या इस ढंग से चुनाव फेयर ढंग से हो पाएगा? जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कितना दम है? और लगातार चुनाव की जो पारदर्शिता है उस पर सवाल, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था जब कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो गए होते तो लोकसभा के चुनाव के बाद ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, जो वोटों की चोरी हुई है। और उसके बाद फिर हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। चूँकि हम लोग भी इतने लंबे समय से चुनाव को कवर करते रहे हैं, देखते रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुमान हम लोग भी लगा पाते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हमारे अनुमानों के ठीक विपरीत जो नतीजे आए उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ है। अब राहुल गांधी 2-3 दिन बाद क्या एटम बम फोड़ रहे हैं, उनको राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनौती दी है कि आप सबूत दीजिए। तो हो सकता है कि सबूत परसों देंगे, वो परसों तरसों जब भी है, बंगलोर में जो उन्होंने डेट तय की है। जैसे एक बात उन्होंने हल्का सा ये दिया था कि भाई 50-60 साल के लोगों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े गए हैं नए लोगों में। नए मतदाता तो 18 साल की उम्र के होते हैं, 18-19 साल के होते होंगे, लेकिन 50-60 साल के मतदाता कहाँ से नए आ गए, ये बात सोचने की हो सकती है। और चुनाव आयोग अपनी भूमिका को लेकर लगातार संदिग्ध नजर आ रहा है। जिस तरह से उसके मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव हुआ, चुनाव आयुक्तों का चयन हुआ, उसको लेकर के एक लॉयल्टी दिख रही है साफ साफ। अभी बीच में आपने देखा होगा कि साहब जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी बिटिया को नोएडा में डीएम बनाया गया है, उनके पति शायद लखनऊ में कहीं पोस्टेड हैं, वो यूपी काडर की नहीं है, फिर भी उनको बनाया गया है। अब उनको खुद करने के लिए बनाया गया कि कैसे बनाया गया, तकनीक क्या है, ये तो अलग विषय हो सकता है। लेकिन आम जनता के बीच में तो यही मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ संदिग्ध है। और बिहार में तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। साकिब जो बता रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी है कि ज्ञानेश कुमार और उनके चुनाव आयुक्तों को डूब मरना चाहिए। शर्म, अगर शर्म नाम की कोई चीज़ है कि आप फादर के नाम पे फादर लिखवा रहे हैं, हस्बैंड के नाम पे हस्बैंड लिखवा रहे हैं, महिला को पति बना दे रहे हैं, पुरुष बना दे रहे हैं, पुरुष को महिला बना दे रहे हैं, जीवित को मृत बना दे रहे हैं, मृत को जीवित बना दे रहे हैं। इस तरह के जो कुछ नाम अभी साकिब ने गिनाए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अहंकार इतना अधिक हो गया है चुनाव आयोग के पास कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, सुनवाई कर रही बेंच ने, कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जैसा साकिब बता रहे हैं कि अभी तक तो कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है, और है भी तो उसमें जो सो कार्ड कह रहे हैं कि 16 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि आधार कार्ड, लेकिन उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या? भाई आधार कार्ड तो अपने आप में सबसे बड़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट बन रहा है आधार कार्ड के नाम पर, आधार कार्ड के आधार पे पासपोर्ट बन रहा है। उस पासपोर्ट को आप मान रहे हैं लेकिन आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। बंगाल के बारे में जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड के आधार पे ही तय हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो है तेजस्वी यादव का जो आरोप रहा है, उसके बाद जो 2 एपिक नंबर निकाल कर लाए गए,
अब उसमें से कौन एपिक नंबर निष्क्रिय है या कौन सक्रिय है, जिसके आधार पे पिछले बार उन्होंने मतदान किया 2024 के लोकसभा में भी या उसके पहले 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी मतदान किया था, क्या उसको निष्क्रिय कर दिया गया है? या दूसरा जो है सोकार्ड एक नया एपिक नंबर जो आ गया है। अब इसका मतलब कि जो उन्होंने कहा है कि भाई अगर उसके आधार पे वो फॉर्म भरते तो उनका तो चुनावी नामांकन ही रद्द कर दिया जाता। तो एक साजिश तो बहुत बड़ी चल रही है ना। असल में क्या है कि जिस तरह से ये महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव जीते हैं, उसी कड़ी में चाहते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल को भी जीत करके साबित करें कि साहब जो हम कर रहे हैं वही सही है और मतदाताओं का जन समर्थन हमारे साथ है, मतदाता हमारे साथ है। लेकिन जैसा साकिब बता रहे थे ना, बिहार के लोग इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अपने मताधिकार जो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है हमारा, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ज्ञानेश कुमार जी को भी पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को भी पता होना चाहिए, नीतीश कुमार तो खैर बखूबी जानते हैं कि जब भी इस तरह की कोई बात हुई है तो बिहार के लोग सड़कों पे आ गए। जितने परिवर्तन की राजनीति हुई है, जितने परिवर्तन के संघर्ष हुए हैं, सब में बिहार ने लीड किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार नए सिरे से बिहार के लोगों को तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई आ जाओ सड़कों पे। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे ना, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। अगर आप 5 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें आप धांधली करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो जनता को हक है, वो लड़ेगी। और आपने उसकी शुरुआत की थी खुद ही। बिहार में जो बिहार आंदोलन शुरू हुआ था गफूर साहब के सरकार के खिलाफ, तो चुनी हुई सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, उसका कार्यकाल बाकी हुआ था, उसके खिलाफ आपने संघर्ष किया। गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ आपने आंदोलन किया, सरकार से त्यागपत्र दिलवाया, विधानसभा को भंग करवाया। तो ये हो सकता है कि फिर जनता बिहार में एक नया आंदोलन फिर से शुरू कर दे और उसका जो है बेसिस तैयार हो जाए चुनाव आयोग की कार्रवाइयों से। तो इसलिए राजीव जी बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। बिहार की जनता उबल रही है, ये मुझे मालूम है। साकिब बता भी रहे थे, हम हमारे पास भी जो फीड आ रहा है, तो हम जाने वाले हो सकता है कि सितंबर में एक बार जाएंगे, देखेंगे बिहार को जी। लेकिन जो फीड आ रहा है कि जनता इस जो SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के भयानक गुस्से में है, भयानक आक्रोश में है। और सिर्फ वही नहीं जो सरकार के विरोध में है, यह माना जा रहा है कि वो सरकार के विरोध में वोट देंगे, वो लोग भी हैं जो सरकार के समर्थन में भी कहे जाते हैं, गिने जाते हैं। उन लोगों में भी उतना ही गुस्सा, उतना ही उबाल आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नाम तो उनके भी हट गए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफा ही खाली कुछ लोगों का हटेगा, कुछ लोगों का नहीं हटेगा। और जैसा बता रहे थे कि एक मकान में तमाम तरह के लोगों के नाम दिखाए गए हैं, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो हो सकता है, सभी जातियों के नाम का समावेश किया गया है। वो कौन सा मकान है, मकान नंबर कहाँ का है, वो ये जानना बड़ा जरूरी हो जाएगा। खैर, जिस तरह से प्रवेश तेजस्वी यादव का नाम भी उसी में है, 110 नंबर मकान। तेजस्वी यादव का भी, हाँ, पटना का है क्या जी? पटना का जी सर, पटना का दीघा विधानसभा, दीघा विधानसभा। अच्छा, दीघा। तो अब बताइए, एक ऐसा मकान जिसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं और सबको मतदार बनवाया चुनाव आयोग ने, मतलब इतना भी नहीं। उस समय कोई SIR या कुछ जांच परख नहीं थी, BLO की कोई रिपोर्ट नहीं ली गई थी कि भाई कैसे एक ही मकान में सारे लोग रह रहे हैं और सबको मतदाता बना दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो एनोमलीज है, मतलब इसको आप एनोमलीज ना कहिए, हम तो कर रहे हैं कि सुनियोजित साजिश है, एक तरह की साजिश है कि जो असली मतदाता है उसको मतदान के अधिकार से वंचित किया जाए। और देखिए, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, शुरू से ही मेरा मानना रहा है कि अगर आप अहमदाबाद में रह रहे, हमारे यहाँ की पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, मैंने एक बार भी पहले भी कहा था, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, बहुत सारे लोग भिवंडी में जाके बस गए हैं, अहमदाबाद में जाके काम करते हैं, रहते हैं, या सूरत में रह करके काम करते हैं, लेकिन वहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। मतदाता सूची बिहार में ही है या पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो कई बार हमको बड़ी आती थी जब ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव होता था, तो लोग किराया भाड़ा दे करके बुलवाते थे वहाँ से, जो समृद्ध उम्मीदवार होते थे
वो दोनों तरफ का आने जाने का किराया परिवार के साथ और जितने दिन का काम का हर्ज होगा उतने दिन की हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से पैसा देते थे और वो लोग आते थे वोट देने के बाद चले जाते थे वापस। तो लेकिन अगर वो अहमदाबाद में भी वोटर हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार में भी वोटर हैं तो ये गलत बात है। चुनाव आयोग के पास तो डाटाबेस है, उसमें क्लिक करिए, पता करिए कि साहब जयशंकर गुप्त का नाम दिल्ली में भी है और क्या उनके मऊ जिले में मधुबन में भी उनका नाम दर्ज है क्या, तो मालूम हो जाएगा। अगर दोनों जगह है तो फिर क्राइम है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और जिसका होता भी है तो या तो एक जगह रद्द करा देता है, कई बार होता है कि नहीं साहब उसको चुनाव कहीं और से लड़ना है तो ठीक है वहाँ से नाम दर्ज कराता है, लेकिन जहाँ पहले से रहता है उसको रद्द करवा लेता है वो। तो ये सब काम अगर चाहें तो ईमानदारी से आप कर सकते हैं, उसमें कहीं दो राय, उसमें किसी का विरोध भी नहीं है। लेकिन साजिशन जो है एक बड़े तबके का नाम अगर मतदाता सूचियों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा इस समय करने की जरूरत क्या थी आपको इतनी हड़बड़ी में, जब मालूम है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। तो ये काम तो आप विधानसभा के चुनाव के बाद भी करा सकते थे, जब राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने जा रही है तो उस समय भी आप करा सकते थे, उसके साथ करा लेते SIR, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कोई न कोई एक कारण है, और वो कारण क्या है सभी जानते हैं कि चुनाव को प्रभावित करना है, चुनाव को एन केन प्रकारेण भाजपा और जनता दल यू का जो कॉम्बिनेशन है उसके झोली में डालने की तैयारी है, और उसके हिसाब से सारा कुछ कर रहा है। चुनाव आयोग इसमें पार्टी बन रहा है, और हम तो शुरू से ही कहते हुए आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपने को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वायत्तशासित संस्थान के बजाय भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में साबित करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। और लगातार मतलब अब आप देखिए, अगर देखेंगे तो सारी संवैधानिक संस्थाओं की हालत लगभग एक ही जैसे है। वो तो चूंकि संसद में अब विपक्ष भी थोड़ा मजबूत हो गया है, विपक्ष की संख्या बल भी भारी हो गया है, तो अपनी बातें कई बार लोग रख पा रहे हैं। नहीं तो इनकी तैयारी तो ये भी कि भाई लोकसभा राज्यसभा कोई मतलब नहीं, उसके सत्र सीमित होते जा रहे हैं, हल्ला हंगामे में सत्र को बर्बाद किया जा रहा है, और ये काम सत्तारूढ़ पक्ष कर रहा है। भाई सदन को चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की है, वो आप कर नहीं रहे हैं। जुडिशरी पर लगातार अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। एग्जीक्यूटिव नौकरशाही है तो नौकरशाही को पूरी तरह से कमिटेड नौकरशाही का ट्रीटमेंट हो रहा है। मीडिया आपके सामने सरेंडर हो ही चुका है, तो आपने वो भी पूरी सुनियोजित तरीके से कराया गया है। तो इसको लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो हम कभी हटेंगे ही नहीं, हमारी सरकार कभी जाएगी नहीं, ये हो सकता है। बहुत लोगों ने दुनिया में इस तरह का ख्याल पाले थे, हिटलर ने भी पाले थे, लेकिन हिटलर का जो अंत हुआ सबके सामने है। इसलिए राजीव जी मतलब डेमोक्रेसी में विपक्ष को और ज़्यादा एक्टिव रहना होगा और जनता को साथ में लेकर के लड़ना होगा। जनता जब सड़क पे आ जाएगी तो चाहे चुनाव आयोग हो चाहे कोई भी हो, उसकी कुछ चलने वाली नहीं है। जी यही है आज की। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनता जो है वो उसके आगे, चुनाव आयोग हो या पार्टियां हो और जो चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो सबसे प्रमुख भागीदार है इसमें वो जनता है। और जनता के वोटों के अधिकार को अगर छीन लिया जाएगा तो फिर क्या आगे, क्या कैसे लोकतंत्र को हम जिंदा रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, जिसमें उसके बाद फिर आप अपने ऊपर फूलों की बारिश करवाइए या कुछ और करवाइए, लेकिन अगर आप चोरी करते हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, तो ये गलत है। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल होते हुए अब तमिलनाडु तक जहाँ भी आप देखें, और इसमें SIR का हंगामा तो मचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय उतना जितना मिलना चाहिए था उतना समय नहीं दिया गया। और उसी का नतीजा है कि हस्बैंड की जगह पे वाइफ का नाम, वाइफ की जगह पे हस्बैंड का नाम, और उसके अलावा डॉगी बाबू से लेकर किनके मोनालिसा तक के जो हैं वो आवास कार्ड या कुछ और राशन कार्ड या वोटर ID कार्ड बना दिए जाते हैं, और तेजस्वी यादव के दो एपिक नंबर वाले कार्ड दिखाई देते हैं। ये सब कुछ आखिर आप ये जो SIR कर रहे हैं वो इस दावे के साथ कर रहे हैं कि बिहार में जो मतदाता, कई मतदाता हैं जिनके पास डबल कार्ड हैं, कई मतदाता इस दुनिया में अब नहीं रहे, कई शिफ्ट हो गए हैं, कई ट्रेसेबल नहीं हैं, इन सब को ठीक करने के लिए आप आनन फानन में कर रहे हैं। ये काम
आनन फानन वाला नहीं है, ये काम जो है इत्मीनान वाला है। जो काम आप दूसरे राज्यों में कर सकते थे, जहां चुनाव आपने करवा दिया, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में आप कर सकते थे, लेकिन आप बिहार में कर रहे हैं। तो आपकी मंशा समझ में आ रही है कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाह रहे हैं, लोकतंत्र को कितना मजबूत करना चाहते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन इसके आगे जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं उसमें कितना दम दिखाई देता है अमलेंदु जी? क्या यहां से एक दबाव, प्रेशर की जरूरत है? आज की तारीख में खुले तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो वो प्रेशर चुनाव आयोग के ऊपर होना चाहिए कि अगर कहीं गलतियां, नहीं गलती कर रहा है चुनाव आयोग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती कर रहा है तो उसके ऊपर क्या वो दबाव बनाता हुआ विपक्ष दिखाई देता है? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इतना प्रेशर काम आएगा या और भी प्रेशर की जरूरत है यहां पे, और किस ढंग के प्रेशर की जरूरत है? राजीव जी, प्रेशर की तो आवश्यकता है और राहुल गांधी ने भरपूर प्रेशर बना भी दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग मजबूर हुआ है जवाब देने के लिए। और कम से कम यही कह रहा था, हमने राहुल गांधी को बुलाया था, राहुल गांधी नहीं आए बात करने के लिए, हम तो चाहते हैं बात कर दें। और ये उसको कल जो है, जब हम लोग बिल्कुल आखिर में समापन की तरफ से न्यूज पॉइंट थे, उसी समय ठीक उनका आया था और आपने उस समय बताया था कि उसने 12 जून का एक पत्र जो अब जारी किया है, जो उसने राहुल गांधी को भेजा था। लेकिन इसके बाद शायद चुनाव आयोग को अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अब जो बात कर रहे हैं पूरे दावे के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा क्षेत्र का नाम लेकर कर्नाटक का कहा था कि वहां हमने गड़बड़ियां पकड़ी हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास 100% सबूत है। उसी से चुनाव आयोग को शायद समझ में आ गया कि जो गड़बड़ियां हैं वो पकड़ी जा चुकी हैं, और राहुल गांधी जब उनको सबूतों के साथ रखेंगे तो ये मामला सामने आ जाएगा। तो अब चुनाव आयोग थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। और राजीव जी, ये चुनाव को पहले भी समझ आ गया था कि महाराष्ट्र में जो उसने किया है, हरियाणा में जो उसने किया है, लोकसभा चुनाव में उसने जो किया है, ये चीजें एक ना एक दिन खुल जाएंगी। तो उसने फिर बिहार में दूसरा रास्ता अपनाया, महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उसने रास्ता अपनाया था फर्जी वोटर जोड़ने का, जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर महाराष्ट्र में जोड़े गए। अब उसने 1 करोड़ असली मतदाताओं के नाम काटने का तरीका अपनाया है कि लो, हमारे 1 करोड़ फर्जी वोटर नहीं जुड़ने दोगे, तुम तुम्हारे असली 1 करोड़ वोटर ही काट देंगे। तो ये तरीका उसने अपनाया है। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग फंस सकता है और पूरी तरीके से फंसता वो दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ ये कह देने से कि जो चुनाव आयोग है वो ट्विटर पर जारी कर दे कि ये मिसलीडिंग है और ये मिसलीडिंग है, तो इससे कुछ मिसलीडिंग हो नहीं जाएगा, क्योंकि मिसलीडिंग घोषित करने वाला चुनाव आयोग कुछ है नहीं। आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। राजीव जी, अगर किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम है तो चोर जो है वो खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि मैं चोर नहीं हूं और ये जो है मिसलीडिंग है, मेरे ऊपर चोरी के आरोप गलत है। तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है वोट चोरी के। राहुल गांधी ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है बीजेपी के लिए। तो चुनाव आयोग खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि साहब मैं चोर नहीं हूं, क्योंकि आपके ऊपर चोरी का आरोप है। तो अब ये मामला जो है अदालत से तय होगा कि आपके ऊपर चोरी का आरोप है और आप चोर हैं कि नहीं है। राहुल गांधी सबूत कल पेश करेंगे, चोरी के आरोप जो है और क्या क्या उनके पास सबूत है वो पेश करेंगे। और परसों वो जाकर कर्नाटक में जो वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको जाकर वो सबूत सौंपेंगे। तो एक चीज राजीव जी स्पष्ट है कि कर्नाटक को चुना ही इसलिए गया है कि वहां उन्होंने तैयारी कर ली थी, और ये संभव भी शायद इसलिए हो पाया क्योंकि वहां सरकार बन गई कांग्रेस की और लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियां हुई। तो ये समझ में आया कि भाई अभी थोड़े समय पहले चुनाव होकर चुका है और यहाँ सरकार बनी और इतनी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उल्टा कैसे हो गया। तो ये गया होगा। तो ये जब देखा गया तो एक लोकसभा क्षेत्र की जो मतदाता सूची थी उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कराया गया और उसके बाद फिर वो चीजें पकड़ी गई। और अब जो SIR में चुनाव आयोग जो कर रहा है राजीव जी, वो यही कर रहा है कि आप डिजिटल फॉर्मेट में भी उसको आप पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसने डिजिटल फॉर्मेट में भी दी है मतदाता सूची और जो प्रिंट में भी जो है, आप उसको ना स्कैन कर सकते हैं और ना उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतना आखिर क्यों कर रहा है चुनाव आयोग कि आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते और स्कैन भी नहीं कर सकते? इसका मतलब कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, वरना इतनी जो ही चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये साफ तौर पर कि पकड़ में नहीं आए चीजें चुनाव आयोग की, इसके लिए किया जा रहा होगा ये कि जो उनको 1 करोड़ अपने फर्जी वोट डालने हैं शायद वो डाल लें, लेकिन विपक्ष के 1 करोड़ जो असली वोट है
उनको वहां से काट दिया जाए। अब जो सवाल है, जैसा कि जस्टिस बागची ने कहा था कि आप 15 कोई से भी ऐसे मतदाता ले आइए जो जीवित हैं उनके नाम काट दिए गए। अब जो कल तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजीव जी, उसमें साफ तौर पर कहा कि भाई आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 30,000 वोट काट दिए, ये तो आपने बता दिया कि काट दिए, लेकिन वो किनके नाम काटे हैं, उनका एपिक नंबर क्या है, उनका पता क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं है। तो मालूम कैसे पड़ेगा कि नाम किसका कटा है और किसका नाम नहीं कटा है। और यही बात राजीव जी जब सुनवाई हो रही थी 28 जुलाई को, कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि किसका नाम कटा है किसका नाम कटा है। तब यह कहा गया कि वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट खामोश है, वेबसाइट पे आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो अब अगर 12 और 13 अगस्त को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो मामला यही जाएगा कि चुनाव आयोग आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, न सिर्फ राजनीतिक दलों के मतदाताओं के, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की आंख में भी धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसकी सजा तय होनी चाहिए। सॉरी, इसका मतलब राजीव जी जब याचिकाकर्ता खड़े हों 12 अगस्त को, तो सबसे पहले उनको मांग करनी चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर चलाया जाए, क्योंकि ये यहाँ जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर, उसका पालन ये बाहर जाकर नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और इनकी मंशा जो है वो वोट चोरी करने की वास्तव में है। ये सबसे पहले जो याचिकाकर्ता गए हैं उनको वहां सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को सबसे पहले यही कहना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत टंडन जी, एक बार जल्दी से अब हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ें, जल्दी थोड़ा रैपिड फायर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही कि चुनाव आयोग अब आगे क्या कल और परसों का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। राहुल गांधी अगर खुलासा करते हैं कर्नाटक का ही सही, और कर्नाटक की बात इसलिए क्योंकि बीजेपी का कहना था कि जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां की तो आप बात ही नहीं करते हो, जहां सरकार बन जाती है वहां तो गोल बोल बातें करते हो आप। और उसी राज्य में कर्नाटक में जो हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 जो बीता हुआ साल, उसकी पोल खोलने जा रहे हैं राहुल गांधी। कैसे देखा जाए? ये मोटा मोटा मामला ये है, बहुत सारी बारीकी चीज़ों की बातें कर सकता हूँ, अभी मैंने किया भी पिछले राउंड में, कि किस तरीके से उन जगहों पे वोट ज़्यादा कट रहे हैं जहाँ पे महागठबंधन ट्रेडिशनली अच्छा परफॉर्म करता रहा है। पटना का एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पे 9 सीटें विधानसभा की आई और वहाँ पे कितना % वोट कट रहा है। तो ये सब बातें हैं। ये जो घटनाओं से समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये जो मोदी और अमित शाह का जो इलेक्शन का सिस्टम है, ये पॉपुलर वोट बहुत समय से नहीं ले पा रहा है। मोदी साहब अपना जनाधार काफी खो चुके हैं और वो पॉपुलर वोट उनको नहीं मिल रहा है। ये मैनेजमेंट हो रहा है। और जिसको, जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था कि पन्ना प्रमुख एक फैंटम है। पन्ना प्रमुख कुछ नहीं होता है ही नहीं कुछ। ये कहानी बनाई गई, मीडिया में प्लांट की गई, ये माइक्रो मैनेजमेंट की कहानी प्लांट की गई। दरअसल जनाधार काफी खिसक चुका है। प्रोफेसर रविकांत भी इस बात को कहते हैं यहाँ पे कई बार जी। अब ये हो रहा है कि महाराष्ट्र में आपने जो किया उसकी कलई खुल गई, सवाल खड़े हो गए, और कन्विंसिंग सवाल है कि इतने लोग कहाँ से आ गए, शाम के 5 बजे के बाद कहाँ से आ गए। हरियाणा को लेकर सवाल खड़े हुए। तो इसलिए ये SIR हो रहा है कि वो वोटर लिस्ट ही ना रहे जिसमें कि दूसरे लोगों के वोट हैं। और अभी जो फराज साहब बता रहे थे कि किसी की माँ का नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, किसी का हस्बैंड है, ये लिस्ट कल मैं भी चर्चा कर रहा था, इसकी काफी वायरल था इंटरनेट पर। ये क्यों रखा गया है? 65 लाख के बाद भी कुछ लोगों के नाम उड़ाने हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनके नाम उड़ जाएंगे। ये नाम जानबूझ के इस तरीके से लिखा गया है कि वो डाउटफुल वोटर माने जाएंगे। अभी जिसके पति के नाम में लिखा हस्बैंड, जिसकी माँ के नाम में लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कैसे नाम कटेगा? वो नाम जुड़ेगा कैसे? तो ये नाम काटने की तैयारी है। इस तरीके के फॉर्म भरवाए गए, इस तरीके के किसी ने भरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी अमरिंदर जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को
गुमराह कर सकते। इस देश में कौन ऐसा है राजीव जी, कौन ब्यूरोक्रेट, कौन पत्रकार, कौन वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जज को गुमराह कर दे? उसकी जिंदगी बीती है इन्हीं सब चीजों में। हजारों मुकदमे उसने अपने जीवन में सुने हैं, प्रैक्टिस के दौरान भी, जजशिप के दौरान भी। उसको कोई गुमराह कर दे तो समझ में बात आती नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम आधार ले रहे हैं, उन जो 24 जून का आदेश है, वो 24 जून में आधार कहाँ जोड़ा गया? ये तो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो अब कल राहुल गांधी जो खुलासा कर रहे हैं, अभी उसका भी जवाब ढूंढ लाएंगे ये। तो ये कुल मिला के राजीव जी ये है कि ये संवैधानिक संस्थाओं से, उन तरीकों से चीजें हाथ में नहीं आएंगी जो तरीके विपक्ष अब तक एक डेमोक्रेटिक विपक्ष के तौर पे करता है। विपक्ष तो डेमोक्रेटिक तरीके अपनाता है, पीआईएल करता है, प्रदर्शन करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रैलियां करता है। और राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? 65 लाख लोग, सिर्फ एक बात मैं आखिरी बात कह रहा हूं, 65 लाख लोग अगर हट जाए, जिसमें 22 लाख जिनको इलेक्शन कमीशन मरा बता रहा है वो भी संदिग्ध हैं, उसमें कितने जीवित है कितने नहीं है एक बार लिस्ट सामने आएगी, सामने हो जाएगा। 65 लाख लोग अपना मताधिकार खो दें एक झटके में, एक राज्य में जहां चुनाव आने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल पार्टीज या ब्यूरोक्रेसी या सरकार उसमें उस तरीके से अलार्मिंग नहीं है। उनको खतरे घंटी नहीं समझ दिखाई सुनाई दे रही है। 65 लाख लोग संवैधानिक अधिकार खो देंगे, तो जितना ये अलार्मिंग रिएक्शन होना चाहिए था संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से नहीं हुआ। ये सुझाव देने वाली बात नहीं थी, 65 लाख लोगों के मताधिकार की बात है, और जिसका सिरा जुड़ता है फ्रीडम स्ट्रगल से। ये तो फ्रीडम स्ट्रगल का क्या उद्देश्य था? यही उद्देश्य था कि हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे। ये 65 लाख लोग कहाँ हैं, कौन है, ये किस देश के निवासी हैं? मेरा सवाल यही है कि ये अगर एक भी मतदाता का नाम हटता है तो सिस्टम को अलार्म बजना चाहिए। संवैधानिक अधिकार, इतना बड़ा अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी के लिए रात के 8 बजे बैठा था, उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के लिए। यहाँ 65 लाख लोग हैं। ये बड़ा गंभीर सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत गंभीर। प्रफुल्ल जी क्या कहेंगे इस पे? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सवाल तो बहुत ही गंभीर है, जैसा प्रशांत सर ने कहा, और किसी को भी इसकी कोई चिंता नहीं है। माने जो लोग भीतर में हैं, सिस्टम में हैं, उनको बाहर से जो इसकी राजनीतिक लोग जो चिंता कर रहे हैं वो तो हैं ही। कोई नागरिक आंदोलन, नागरिक समाज की तरफ से इस स्थिति के विरोध की कोई सूचना मुझे तो नहीं है। आप लोगों के पास होगी तो होगी। देखिए, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, उनकी सूची नहीं बताई गई है। उनका नाम अगर निकालना होगा तो इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस से निकालना होगा कि ये इस दोनों को मिला करके, और वो काफी जटिल प्रक्रिया होगी, क्योंकि संख्या काफी बड़ी है। अब अस्थायी मतदाता का क्या कंसेप्ट है? ये चुनाव है, ये क्या कानूनी शब्दावली है? पता नहीं ये शब्द कहाँ से आया। जैसे अस्थायी बहुमत की फिराक में ये लगे रहते हैं। अस्थायी मतदाता क्या होता है? मतदाता का अस्थायी पता क्या होता है? अगर कहीं चला गया है, मान लीजिए कि एक तो पता होता है पत्राचार का, और दूसरा पता होता है जो अस्थायी, इसको बोलते हैं कि आपके नेटिव प्लेस का, क्योंकि एक पता आपके पास होना चाहिए जो स्थिर हो, जहां पर से आपको संपर्क किया जा सके, और दूसरा पता आपका बदलता रहता है। तो जो हर चीज में होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल्स होता है। तो ये
ये वेरिएबल से जो एड्रेस है तो उसको आप अस्थाई कैसे कर सकते हैं कि अस्थाई रूप से शिफ्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि देखिए चुनाव तो होगा, अब बात ये हो रही है कि चुनाव तो होगा ही, चुनाव में कोई नहीं भी खड़ा हो तो भी चुनाव होगा। हमने देखा है इंद्र कुमार मल्होत्रा कैसे दार्जिलिंग से चुनाव में खड़े हुए थे और कैसे जीते थे, कितना वोट मिलकर जीता था। किसी का प्रतिपक्ष में खड़ा होना जरूरी नहीं। अभी तो गुजरात में हुआ था, जो कोई नहीं खड़ा था वो जीते, चुनाव जीते। लेकिन एक अस्थाई कैंडिडेट होता है भारत के इलेक्शन में जिसका नाम है नोटा। क्योंकि नोटा एक अस्थाई कैंडिडेट है इसलिए वोट होना जरूरी होता है, मतदान की प्रक्रिया होना जरूरी होता है, ताकि यह भी गिना जाता है, हालांकि कोई उसका वास्तविक असर नहीं होता है, लेकिन ये गिना जाता है कि कितने लोगों ने नोटा को वोट दिया। वो रिकॉर्ड के लिए सही, लेकिन वो गिना जाता है, वो स्थायी कैंडिडेट होता है, इसीलिए वोट तो होगा ही। अब वोट का अगर बहिष्कार करना पड़े तो ये तमाम तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी जो खतरनाक है। देखिए भाजपा कर क्या रही है, भाजपा ये कर रही है कि जो इनका जो फ्लोटिंग वोटर, जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अन्यत्र भी, जो फ्लोटिंग वोटर का बहुत बड़ा जो मास था, आप किसी एक पर संदेह कर सकते हैं, पूरे मास पर नहीं संदेह कर सकते हैं कि ये नागरिक है कि नहीं है। मतदाता सूची में अगर 65 लाख लोग या जो भी लोग मतदाता सूची में अगर विदेशी नागरिक के रूप में शामिल हो गए हैं तो प्रशांत सर, आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग बताएंगे कि ये सिर्फ सूची में है या समाज में भी है। बिल्कुल, ये लोग जो वहाँ है वो सूची में ही है या समाज में भी है। अगर समाज में है तो उनको चिन्हित करके बाहर निकालने का या उनको जो भी प्रोसेस हो, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन के तहत हो या डिपोर्ट करने का जो भी कानून हो, उसके विदेशी नागरिक अगर घुसपैठिए हैं तो उनके ट्रीटमेंट का क्या है, कितने लोगों को आपने रखा है, अब वो जो होल्डिंग सेंटर है उसमें और या अन्यत्र भी। तो ये सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हंसी मजाक हो रहा है। किसी का ये एक आदमी का नाम चला गया वोटर जिससे कट गया पश्चिम बंगाल में, आपने कहा यहाँ भी लोगों में काफी चिंता है। 2-4 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, वे काफी चिंतित है। 1972 का सर्टिफिकेट निकालने के लिए गए थे अपना, और उसमें उनको ये पता चला कि उनका तो सब कुछ है लेकिन रिजल्ट वाला डॉक्यूमेंट उनका नहीं है, इसलिए सर्टिफिकेट उनका इशू नहीं है। तो उनको मानेगा नहीं मानेगा, लोग काफी परेशान हैं। अब हम अपना कागज पत्र जुगाड़ करें। अब सोचिए जिसने 72 में मैट्रिकुलेशन पास किया है वो अपने बच्चों के लिए और वो उसका सर्टिफिकेट निकालने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है नहीं है। हालांकि यहाँ 2003 का ये कहा गया है कि अगर वहाँ नाम है आपका निश्चित तारीख में, निश्चित तारीख के वोटर लिस्ट में, तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी ही, जैसे कि उसी का, जैसे मैं मान लिया कि मैट्रिक पास हूँ तो मैं मैट्रिक पास हूँ कि नहीं हूँ इसके लिए हमको मान लिया जाएगा अगर मैं अपना सर्टिफिकेट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पर लोड कर देता हूँ। तो क्या गजब है, आपने इशू किया है आप ही के वेबसाइट पर, आप ही के दिए हुए सर्टिफिकेट का जी डिजिटल कॉपी मैं अपलोड करूँ। ये जो शिफ्टिंग ऑफ ऑनर्स है, ये जो कर दिया गया है कि मैं नागरिक हूं कि नहीं हूं, ये साबित करना मेरा काम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, समय की कमी है इसलिए थोड़ा रोक रहा हूं आपको, समय की कमी है। प्रफुल्ल जी माफी चाहूंगा। शाकिब जी जरा शॉर्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो बातें चल रही हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और अब ये 30 दिन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का काम ही चलेगा, जैसे आप बता भी रहे हैं कि आपकी BLO से बात हुई, लेकिन आपके इर्द गिर्द बाकी लोग होंगे जिनके पास ये जो फॉर्म तो भर चुके होंगे, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। कितने पैसे लग रहे हैं बनवाने के? देखिए राजीव भाई, डॉक्यूमेंट सेवा शुल्क क्या है? कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है, कोई आवासीय बनवा रहा है, अलग अलग तरीके के सेवा शुल्क हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र यहाँ आवासीय, तो यहाँ हमारे मुंगेर सदर ब्लॉक में, जिस ब्लॉक का जो मेरा ब्लॉक है, वही सोनालिका ट्रैक्टर का जन्म प्रमाण वो बना दिया है, आवासीय प्रमाण पत्र बना दिया है। माता का नाम बेगूसराय देवी है, पिता का नाम बलिया देवी है, तो ये भी चल रहा है। मतलब हर जगह झाल है। डॉग बाबू का तो बन ही गया है, वोटर आईडी में नीतीश जी की फोटो लगा दिया। आप सोच लीजिए। अच्छा, इसका भी आरोप जो है विपक्ष सत्ताधारी दल जो है वो कह रहे हैं कि राजद वाले करवा रहे हैं। मतलब हद है भाई, तो तुम किस लिए बैठे हो? सब काम नेहरू करवा देते हैं, सब काम राजद वाले करवा देते हैं, तो तुम्हारा क्या कुछ है? तुम गद्दी छोड़ो। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं वही तो कह रहा हूं राजीव भाई की, अब देखिए जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट BLO को दिए हैं, BLO उनके डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर देंगे, लेकिन जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और जो ये भ्रम पैदा किया गया
विज्ञापन निकाल करके कि आप बस फॉर्म जमा कर दीजिए। बहुत सारे जो लोग हैं जो जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अशिक्षित वर्ग है, जो गरीब आदमी है, उसको तो ये लगा कि हमने फॉर्म जमा कर दिया, अब तो हमको कुछ देना ही नहीं है, अब तो सरकार ने कहा कि फॉर्म जमा कर दो बस। तो अब तो वो इस बात को भी लेकर निश्चिंत हो गया कि अब हमको कोई डॉक्यूमेंट देना ही नहीं, और बीएलओ मांग रहा है डॉक्यूमेंट। अब आप मुझसे ही पूछ लीजिए, हमारे बीएलओ साहब ने हमको बता दिया कि भाई अभी वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप पता नहीं वो अपलोड करेंगे तो भी उसको फिर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। मेरा तो नहीं मांग रहा है, हालांकि मेरे अलावा बाकी तमाम लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में थे, और ये कहा गया था कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में है 2003 वाली वोटर लिस्ट में, उसकी एक फोटो कॉपी लगा दीजिए, और जो इनोमिनेशन फॉर्म पे आपका नाम है वो 2003 वाली मतदाता सूची में आपका नाम है, वहां पर आप हाईलाइटर से हाईलाइट करके स्टेपल करके आप दे दीजिए। मैंने वैसे करके दे दिया। बाकी मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट दे दिया था, पासपोर्ट अपने लिए, क्योंकि मेरा 2003 की सूची में नहीं था, तो मेरा तो आ गया है। बाकी लोगों का भी 5 लोगों का ये बता रहे हैं कि आप बीएलओ से संपर्क करें। अब बीएलओ साहब हमारे अपलोड करेंगे तो वो उसको फिर चुनाव आयोग ईआरओ साहब क्या करेंगे। अब तो मामला ईआरओ साहब के हाथ में, ईआरओ साहब के हाथ में है। बूथ की संख्या भी बढ़ा दी गई है, 7,000 कुछ बूथ थे, अब 9,000 कुछ कर दिए गए हैं बूथ। हमारे शहर में ही 354 के आसपास बूथ हुआ करते थे, अब 400 प्लस कुछ बूथ हो गया है। 50 बूथों की संख्या बढ़ गई है, 50-55 बूथों की। अब उसमें किसका नाम किस बूथ पे जाएगा नहीं जाएगा, इतना ज्यादा पजल कर दिया है चुनाव आयोग ने। और शंका फिर वहीं जाकर के बात वहीं जाके राजीव भाई खत्म होती है कि सवाल अगर चुनाव आयोग से, तो जवाब देवेंद्र फडणवीस क्यों दे रहे हैं। सवाल अगर चुनाव आयोग के तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो जवाब सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल सवाल यही है। और शंका असल में बिहार की जनता में शंका इसी से पैदा हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जयशंकर जी। ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर बीजेपी वाले क्यों ढाल बन के आ जाते हैं चुनाव आयोग के सामने। राजीव जी, मैंने पहले कहा ना आपसे कि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ एक स्वायत्त निकाय होने के बजाय भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। तो भाजपा के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का बचाव करने के लिए वो सामने आए, इसलिए वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये बहुत दुखद है। ये लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहा है, ये लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इससे लोकतंत्र को तो खत्म करने की पूरी कोशिश है। देखिए, ये साजिश है। ये तो संजोग की बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको 370 सीटें नहीं मिली, या 400 के पार एनडीए नहीं गया। नहीं तो आज आप एक साल में देख चुके होते कि क्या क्या इस देश में होने वाला था, क्या क्या होने वाला है। वो सब भविष्य के गर्भ में है। इनकी तैयारियां तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन चूंकि भारतीय मतदाता भी अपने मन मिजाज के हिसाब से सोचते और फैसले करते हैं, तो इसलिए उनको तो मिला ही नहीं, तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी वो लोग। लेकिन अभी जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल गया है, चंद्रबाबू नायडू को जो खेल करके उनके आपराधिक मामलों को, करप्शन के मामलों को जिस तरह निपटाया गया है, उनको दबाव में लेकर के रखा गया है, या उसी तरह से नीतीश कुमार पर जो दबाव बनाया गया है, तो उससे ये ताकतवर हुए हैं। इनको लगता है कि अब ये लोग तो हमारे साथ कुछ करेंगे नहीं, इसलिए हमारी सरकार चलेगी। अब उसके आधार पे लेकिन मनमाने ढंग से जिस ढंग से फैसले कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मतलब जो बात तो हम हंसी मजाक में भी कई बार कह दे रहे हैं हम लोग, लेकिन आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर इसी तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रहेगी, इसी तरह से चुनाव कराए जाएंगे, जो वैध मतदाता हैं उनके नाम बाहर कर दिए जाएंगे, जो अवैध मतदाता हैं उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। हम बार बार आपको उदाहरण देते हैं, जैसा अभी साकिब कह रहे थे ना कि मतदान केंद्रों की संख्या भी, बूथ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उसमें मतदाताओं को इधर से उधर, उधर से इधर कर देंगे, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या पता लगा कि पड़ोसी के घर का वोट कहीं और पड़ रहा है और उसके दूसरे पड़ोसी के घर का वोट कहीं और पड़ रहा है। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि मुरादाबाद में विधानसभा का जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो एक खास समुदाय के 15-20 हजार मतदाताओं को शहर से हटा करके ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में डाल दिया गया था। इसका फर्क क्या हुआ कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बड़े बहुमत से जीत गया, लेकिन शहर में उसका उम्मीदवार 500-700 वोट से हार गया, क्योंकि वो वोट तो ट्रांसफर हो गए थे। अगर वो ट्रांसफर इधर से उधर नहीं किए हुए होते तो दोनों सीटें उसकी निकलती।
इसका फायदा भाजपा को मिला। तो इस तरह के षड्यंत्र भी ये लोग करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपोजिशन को जनता को भरोसे में रखना होगा, जनता को साथ में लेकर के लड़ने की तैयारी करनी होगी। दूसरी तरफ बहुत ही सचेत सक्रिय भी होना होगा, मतदाता सूची बनने से लेकर के मतदान केंद्रों के निर्धारण से लेकर के पोलिंग ड्यूटी कैसे कैसे लग रही है, काउंटिंग तक पूरी की पूरी मशीनरी आपको बना के रखनी होगी जो पूरा काम करे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो एक और बिहार आंदोलन की तस्वीर हमको दिखाई दे रही है कि अगर ऐसा होगा तो इसके लिए जिम्मेदार पूरा का पूरा चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो नेतृत्व हमारा है वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर कोई नया बिहार आंदोलन शुरू हो गया और वो जयप्रकाश नारायण चूंकि आज नहीं है, जयप्रकाश नारायण की तरह से सविनय अवज्ञा या अहिंसा या हाथ हमारा नहीं उठेगा, हो सकता है कि वो उस पर कंट्रोल करने की अथॉरिटी आज कोई नहीं है, तो वो दिन भी देखने पड़ जाए। इसलिए चुनाव आयोग को अपने दायित्वों की तरफ, देखिए सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सत्ता आज है कल नहीं भी रह सकती है, लेकिन चुनाव आयोग नाम की संस्था तो रहेगी। ज्ञानेश कुमार जी रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी अलग बात हो सकती है, भाई कोई और आएगा उसके बाद आएगा। चुनाव मुख्य चुनाव आयोग भी बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करके जाइए। देखिए टीएन सेशन का नाम अभी भी लोग लेते हैं कि साहब अलग ढंग के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी थे वो, जिस ढंग से उन्होंने चुनाव संपन्न कराए। हालांकि उनके एक फैसले का बहुत जबरदस्त विरोध बिहार में हुआ था और उसके कारण भी आरजेडी सरकार बन करके दोबारा आ गई थी। वहां पर उन्होंने जिस तरह से किया था, अपने फैसले कुछ ऐसे किए थे कि बिहार के अधिकारियों को भी लगा था कि हमारी अस्मिता को चुनौती दे रहा है चुनाव आयोग। तो अगर इस तरह का भी कुछ अगर होता है तो बिहार के लोग बहुत ही बगावती मूड के लोग हैं, उनको कभी भी इस तरह के अन्याय और ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस बात का अनुभव होगा। और जो जैसे बता रहे थे साकिब ने, नाम के कैसे कैसे नाम हो गए, फादर नेम और क्या क्या नाम आ गया, हमको तो लग रहा है कि जैसे ये खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे फार्म बिना भरे हुए जमा करा दिए गए। अब वो बैठ करके हमको लगता है बीएलओ या जो भी होगा उनका चुनाव आयोग की जो मशीनरी होगी वो बैठ करके अपना भड़बड़ लिखना भरना उसको शुरू कर दिया होगा, उसी में इधर का उधर उधर का इधर उल्टा पुल्टा जो भी मन में आया होगा भर दिया होगा। लेकिन हाँ ये है कि इसी आधार पर फिर बाद में मतदाता सूची से नाम भी कट जाएगा क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएगा अपने को। अब सबसे बड़ी जरूरत तो यही है कि जो विपक्ष कह रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं या राहुल गांधी कह रहे हैं, मतदाता सूची जो भी आपकी संशोधित है, पुनरीक्षित है, जो कुछ भी है उसको आप सामने लाइए, अपने वेबसाइट पे डालिए, दिखाइए, ताकि लोग देख करके तय कर सकें, उसके हिसाब से अपना जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत है नहीं है जरूरत है वो जमा कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं तो जैसा प्रशांत ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये सीधा ये है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको आधार कार्ड को भी और वोटर लिस्ट को भी, वोटर कार्ड को भी, वोटर आईडी कार्ड को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट का मामला बनता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस दिशा में भी पहल करने में लगे होंगे। सब हम लोग को इंतजार करना चाहिए राहुल गांधी के वो एटम बम के विस्फोट का, राजनीतिक एटम बम जो है वो विस्फोट हो सबूतों के साथ, अगर वो सामने आते हैं उसके बाद फिर, हालांकि ये लोग तो लिपापोती करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो भी है जनता के बीच में देखिए इस अभियान के, राहुल गांधी के अभियान का या विपक्ष के अभियान का इतना असर तो हो गया है कि पूरे देश में मतदाता आम आदमी ये समझने लगा है कि कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग के दाल में काला है। जी हो सकता है एटम बम फूटने के बाद पता लगा पूरी दाल ही काली है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली बता चुका है लोकसभा के चुनाव में अगर उसी तरह वोटों की चोरी हुई जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और अब कल देखते हैं कि क्या कुछ होता है। राहुल गांधी के उस एटम बम का इंतज़ार रहेगा हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रफुल्ल कोलख्यान जी, फराह शाकिब जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। अमित सिंह साहब हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं कि अब बिहार पर बहस हमको पूरी तरह बेकार लगती है, कृपया इसको बंद कर दीजिए, आगे काम राजनीतिक दलों का है, उन्हें अपने कार्यकर्ता लगाना चाहिए था। दरअसल जलजीत जी हैं। अमित सिंह जी, थोड़ा सा मैं आपसे डिफ़र करता हूं क्योंकि जो खबर है
वो तो बनेगी ही। अब उसके बाद चुनाव आयोग कितनी वहाँ पे गड़बड़ियाँ करवाता है या गड़बड़ियाँ रोकने में वो कारगर होता है, वो तो चुनाव आयोग जाने। लेकिन जो चीज़ है वो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता तक हम पहुंचाएं। अगर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर चर्चा लाजमी है, क्योंकि जबकि अब ड्राफ्टेड लिस्ट आई है उसमें अब अलग अलग ढंग से उसका विश्लेषण हो रहा है। तो विश्लेषण और विवेचना ये बहुत ज़रूरी है। आप उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और इसीलिए करना। और अगर हम नहीं बात करेंगे, अगर हम ये सोच के चुप हो जाएं कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ धांधली होती है इसीलिए इस पे चुप्पी साध लो, तो ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम चुप हो जाएं। धांधलियों को उजागर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इन चर्चाओं के ज़रिए पिछले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल भर से हम लगातार, या लोकसभा चुनाव से पहले भी जो चर्चा हम लोग करते आए हैं, वही कारण है कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पे सिमट के रह गई। ज़रा उस चीज़ को भी समझिए। नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता पे, तिबारा सत्ता पे काबिज तो हो गए, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नहीं हुए। वो कॉन्फिडेंस अब नहीं है। उसमें आपका योगदान, हमारा योगदान भी कुछ है, क्योंकि अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इस लोकतंत्र को मजबूत रखना है, तो चाहे चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा हो, चाहे सत्ता पक्ष गड़बड़ियां कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, उस बात का जिक्र तो जरूरी है। उस बात को लेकर आना, उस पर बहस करना, उस पर अलग अलग विश्लेषकों की जो बातें हैं वो आना जरूरी है। ये बात सिर्फ हम और आप नहीं सुनते हैं, इस कार्यक्रम को चुनाव आयोग के लोग भी सुनते हैं, इस कार्यक्रम को सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते हैं, इस कार्यक्रम को विपक्ष के लोग भी सुनते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स उनको मिलते होंगे। आप और हम नहीं जानते थे कि किसी के हस्बैंड के नाम के आगे हस्बैंड हस्बैंड लिखा हुआ है, किसी महिला का नाम है और लिंग में पुरुष का नाम लिखा हुआ है, किसी पुरुष का नाम है वहां डॉगी कुमार से लेकर, डॉगी बाबू से लेकर मोनालिसा तक के, और कहीं तेजस्वी यादव की फोटो तो कहीं नीतीश बाबू की फोटो लगी हुई है। ये सब बातें तो मीडिया के जरिए आती हैं ना, हमारे जैसे जो मीडिया के लोग हैं, जो ईमानदारी से थोड़ा काम कर रहे हैं, उनके जरिए आती हैं। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश यही है, आग्रह है कि आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिए और न ही फेड अप हो जाइए कि नहीं जी अब बहुत हो गया, अब नहीं सुनना इस विषय में। इतना सुनिए, इतनी चर्चा कीजिए कि सामने वाला जो है वो कहे कि माफ कर दो, हमने गलती कर दी। तब तक गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंग्रेजों को भगाने का सबसे बड़ा हथियार था वो। उसके बाद, उससे पहले सत्याग्रह, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए ये भी एक सत्याग्रह है, ये भी सविनय अवज्ञा है। हम कहीं लाठी तलवार लेके तो निकल नहीं रहे हैं। हम जो लेके निकल रहे हैं वो हमारी कलम है, वो हमारी जुबान है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि आप लोग अभी से अगर फेडअप हो जाएंगे, अभी से आप लोगों को लगने लगेगा कि अरे इस विषय में एसआईआर के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। एसआईआर की तो अभी शुरुआत हुई है मेरे दोस्तों, अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ होना है। और ऐसे अगर छोड़ दिए, राहुल गांधी ने जो काम किया है, जो कल लेके आने वाले हैं, उस काम को और आगे बढ़ाना है। और अगर वो नहीं बढ़ेगा, हम तो किसी पार्टी के नेता या उसके कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन हमारा काम है कि विपक्ष की भूमिका निभाओ। हमारा काम है जो सही है उसको लेके आओ। सत्ता पक्ष अगर सही कर रहा है तो हम वो भी लेके आएंगे, लेकिन दिखता नहीं है सत्ता पक्ष कुछ अच्छा कर रहा है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है। बंशीलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उदय प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक शिंदे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, गजाला खान साहब हमारे साथ हैं। लोकतंत्र में सर एक बहुत बड़ा रोड़ा, एसआईआर एक बड़ा रोड़ा है। राजेश कुमार धनखड़ साहब हैं, श्री किरण साहब हमारे साथ हैं, मुंतज़िर अहमद साहब भी हमारे साथ, और बख्तावर जी भी गुड नाइट लिख रहे हैं, जसल दलजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। अब आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी लाइव कल शाम 7 बजे फिर। लेकिन उसके अलावा मेरा जो वीकली प्रोग्राम रविवार को मैं करता हूं, घूमता हुआ आईना, उसको देखना मत भूलिए। ऑलरेडी इसी कमेंट बॉक्स के ऊपर घूमता हुआ आईना का
जो लिंक है वो हमने शेयर कर रखी है। क्लिक कीजिए और सीधे आप वहां पहुंचिए। सप्ताह भर का आईना, आगे क्या कुछ होने जा रहा है उसका आईना, सब कुछ वहां है। अगर पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिए। 15 मिनट का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होता नहीं है, लेकिन देखा कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।